हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये 14वें यूनिट का 7वां वीडियो है। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे विटामिन। आज हमें विटामिन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिनों का वर्गीकरण, कि विटामिन को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, या विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हर एक विटामिन का स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन, और उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है बेटे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि कोई भी विटामिन में आपको देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये विटामिन कौन कौन से भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है विटामिन के बारे में, जो बहुत सिंपल है और बहुत मजेदार है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं विटामिन। आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे विटामिन, या हिंदी में आप लिख सकते हो विटामिन। अब हमें इसका मतलब समझना है कि विटामिन का क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। क्या नाम था वैज्ञानिक का? फंक। फंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। और विटामिन का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, तो विटामिन का संधि विच्छेद इस तरीके से किया जा सकता है, वाइटल प्लस एमाइन, या एमाइन। अब यहाँ वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है जैवीय, या जीवित, या सजीवों के अंदर पाए जाने वाले। और एमाइन का मतलब तो आपको पता ही है, एमीन। एमीन, प्राइमरी एमीन पढ़े थे हमने RnH2, सेकेंडरी एमीन पढ़े थे R2NH, और टर्सरी एमीन भी पढ़े थे R3N। तो वो एमीन्स हैं बेटे। तो इसका मतलब ये है, वाइटल का मतलब तो सजीवों के अंदर पाए जाने वाले एमीन। तो हमें पता चला है, यहां से हम लिखते हैं परिभाषा। सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले एमीन्स को विटामिन कहते हैं। देखो समझ में आया क्या आपके? जो एमीन सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उन एमीन को हम कहते हैं विटामिन। ठीक है बेटे। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो विटामिन है ना, ये एक प्रकार के ये एक प्रकार के क्या होते हैं? एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं बेटे, पोषक तत्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन को नहीं, अपितु प्रत्येक जीव के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और पोषक तत्वों में मैंने आपको 6 पोषक तत्व सिखा रखे हैं, और एक शब्द सिखा रखा है प्रोचिका खनिज। क्या सिखा रखा है बेटे? प्रोचिका खनिज। प्रो माने प्रोटीन,
पोषक तत्व है। ची माने चिकनाई, जिसे आप कहते हो तेल या वसा, पोषक तत्व है। का माने कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व है। ठीक है। ख माने खनिज लवण, पोषक तत्व है। वी माने विटामिन, पोषक तत्व हैं जिन्हें इस समय हम पढ़ रहे हैं, विटामिन को। और जय माने जल, पोषक तत्व है। तो प्रोचीका खवीज, प्रोचीका खवीज, इससे आपको याद हो जाते हैं पोषक तत्व। तो हमें पता चला है कि विटामिन नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उन्होंने नाम संधि विच्छेद के आधार पर ही रखा था, वाइटल प्लस एमीन। वाइटल माने सजीवों के अंदर पाए जाने वाले, यानी जैवीय निकायों में पाए जाने वाले, जीवित निकायों में पाए जाने वाले। और एमीन्स माने एमिनो ग्रुप, आपको पता ही है एमिनो ग्रुप का। तो सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले एमीन्स को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। और हमें पता है कि विटामिन एक प्रकार के क्या है? पोषक तत्व। ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको बेटे, ये जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन सजीवों में नहीं बनते हैं। इसका मतलब समझते हो आप कि ये जो विटामिन हैं इनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि विटामिन हमारी बॉडी में अपने आप बनते चले जाएं। और यदि बॉडी में अपने आप विटामिन नहीं बनते हैं तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट होती है कि विटामिन को हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा। किस रूप में ग्रहण करना पड़ेगा बेटे? भोजन के रूप में। तो हमें भोजन के रूप में विटामिन को लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन क्या है? पोषक तत्व हैं। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हुई विटामिन की। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह कई प्रकार के विटामिन होते हैं। पर उनका वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं बेटे? दो प्रकार के। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रकार है, नंबर 1, वो है बेटे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन से, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं। अब वसा का मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है। वसा का मतलब होता है चिकनाई, जैसे तेल हो गया, ठीक है, या घी हो गया, या मक्खन हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें चर्बी होती है, फैट होता है, वसा होती है। तेल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है। तो जो ऑयल में, तेल में या घी में घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन को हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और ये है बेटे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑयल होगा, या जो भी वसा होगा, या जो भी चर्बी होगा, उसके अंदर घुल सकते हैं ये। और यदि उसके अंदर घुल सकते हैं तो एक खासियत इनके अंदर है कि ये हमारी बॉडी में मेंटेन रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्हें भोजन के रूप में लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि ये वसा में घुलनशील ना होते तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते थे, यदि ये जल में घुलनशील होते। इनके अलावा जितने भी विटामिन हैं वे सब विटामिन बेटे पानी में घुलनशील होते हैं।
और जो विटामिन पानी में घुलनशील होगा वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब वो विटामिन मूत्र के साथ यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उस विटामिन की लगातार हमारी बॉडी में कमी होती रहती है। और जब लगातार उस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होगी तो इसका मतलब उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उस विटामिन को लगातार भोजन के रूप में लेते रहना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपके। पर ये जो विटामिन है ए डी ई के, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आदि वसा में घुलनशील विटामिन है। ये बेटे वसा में घुलनशील विटामिन है। अतः मैंने अभी आपको समझाया कि जब वसा में घुलनशील है तो हम लिख सकते हैं ये शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर नहीं निकलते हैं को ऐसे लिख दूं क्या बेटे? शरीर से उत्सर्जित नहीं होते हैं, यानी हमारी बॉडी में मेंटेन रहेंगे, उत्सर्जित नहीं होते हैं। जितने विटामिन हमारी बॉडी में हैं लगभग उनकी मात्रा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। यदि हम इन 4 विटामिन की बात करते हैं ए डी ई के की, ठीक है, तो जब ये उत्सर्जित नहीं रहते हैं तो हम एक बात को और लिख सकते हैं कि इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन विटामिन्स को बहुत अधिक मात्रा में लो, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्थायी बने रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत कम हानि होती है। यदि आप बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन के कैप्सूल खाना शुरू कर दोगे, जिसे आप कहते हो मल्टी विटामिन कैप्सूल, और डॉक्टर से आपने सलाह नहीं ली है और फिर भी आप उसे मल्टी विटामिन को खा रहे हो, तो बिल्कुल इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो कैप्सूल या वो टैबलेट जो मल्टी विटामिन है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि यदि विटामिन ए आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद है और फिर भी आप विटामिन ए को एक तरह का मेडिसिन के रूप में या डोज के रूप में लगातार ले रहे हो, तो इन विटामिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं हमारी बॉडी में। इसलिए ध्यान रखना है कि विटामिन ए डी ई के जो ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स या कैप्सूल में आते हैं तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आपको आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तभी आपको विटामिन ए लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि आपके वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको कितने विटामिन ए की आवश्यकता है। ठीक है बेटे, तो इसलिए हमें एक बात पता चली है कि ए डी ई के ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और इसलिए हमारी बॉडी से उत्सर्जित नहीं होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बेटे जल में घुलनशील विटामिन। अब देखो, इनके अलावा जितने भी विटामिन हैं ज्यादातर वो सब जल में घुलनशील हैं। ठीक है, वो सब क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। जैसे विटामिन बी, सी
व H। इसके अलावा भी कुछ विटामिन हो सकते हैं। आदि जल में, ध्यान से समझिए जरा, ये विटामिन क्या है, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब जब ये जल में घुलनशील हैं तो बेटे एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जो भी विटामिन जल में घुलनशील होगा वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। अतः ये मूत्र के साथ, मूत्र कह दो या यूरिन कह दो, मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित, उत्सर्जन तो पता है बायोलॉजी वाले बच्चों को, उत्सर्जित होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। और अब आपका दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि यदि ये मूत्र के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं, तो भोजन के रूप में लगातार इन विटामिन को लेते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी तो लगातार हानि हो रही है और पोषक तत्व हैं, बॉडी को इनकी आवश्यकता भी है। तो हम लिख सकते हैं अतः इन विटामिनों को लगातार भोजन के रूप में ग्रहण करते रहना चाहिए। तो ये बात समझ में आई ना आपके? आपको पता चल गया कि वसा में घुलनशील विटामिन ये हैं ADE के, और पानी में घुलनशील विटामिन है BCH। जो वसा में घुलनशील हैं उनकी आवश्यकता बहुत कम है, ठीक है। जो वसा में घुलनशील हैं वे आप डॉक्टर की सलाह से ही लोगे, या फिर आपको सिम्टम्स पता है तो आप लोगे। और जो विटामिन बेटे जल में घुलनशील हैं वे लगातार बॉडी से उत्सर्जित होते रहते हैं यूरिन के साथ, इसलिए उन्हें लगातार लेने की आवश्यकता है, ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। विटामिनों के नाम लिखेंगे कि किस विटामिन का क्या नाम है, कॉमा, उस विटामिन के स्रोत क्या है वो लिखेंगे कि वो विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और लिखेंगे कि उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग। कि यदि उस पर्टिकुलर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है बेटे। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इनमें भी पढ़ा है विटामिन के बारे में और आपको याद कराया जाता था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए की, ध्यान से समझना आपको। विटामिन ए बेटे आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटे? रेटिनॉल। वैसे कुछ लोग इसे जीरोफ्थॉल भी कहते हैं, ध्यान से देखो, जीरोफ्थॉल। तो आप रेटिनॉल भी कह सकते हो, या करके लिख देता हूं चलो। विटामिन ए को आप रेटिनॉल भी कह सकते हो, जीरोफ्थॉल भी कह सकते हो, ध्यान रखोगे। अब देखो विटामिन ए हमें कहां से मिलता है? हमें विटामिन ए मिलता है मछली के तेल से। मछली के तेल को कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। मछली के तेल से हमें बेटे विटामिन ए मिलता है। और बेटे मछली के तेल के अलावा मांस से भी हमें विटामिन ए मिलता है, और बेटे अंडे से भी हमें विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दूध। दूध से भी हमें विटामिन ए मिलता है, और बेटे मक्खन से भी हमें विटामिन ए मिलता है।
तो विटामिन ए के स्रोत हमें पता होना चाहिए। और पालक, पालक हो गया, गाजर हो गया, गाजर, और बेटे कद्दू, कद्दू से भी मिलता है। आज हमारे घर में कद्दू ही बन रहा है। और पपीता आदि लिख दूं, ऐसे तो बहुत सारे स्रोत हैं। तो इन सब से जो है हमें मिलता है विटामिन ए। ये विटामिन ए के स्रोत हैं। स्रोत कह दो या स्रोत कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, रतौंधी रोग, कैटरेक्ट। रतौंधी कह दो या कैटरेक्ट कह दो, एक ही बात है। रतौंधी, रात का अंधापन। जब रात या शाम होने लग जाती है तो उस समय यदि कम दिखाई देता है किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर विटामिन ए की कमी है और उसे रतौंधी है, कैटरेक्ट है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से ही होता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जीरोफ्थैल्मिया। ये रोग भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया। तो ये जीरोफ्थैल्मिया क्या है, अधपै लिखते हैं, चलो यहाँ अधपै, जीरोफ्थैल्मिया। अब ठीक है, कुछ बुक्स में जीरोफै लिखा हुआ है, कुछ में पै। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, सुनो ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा। हमारी जो आंखें होती है ना, आंखों के अंदर थोड़ा लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है, लिक्विड, जिसके कारण आंख में नमी बनी रहती है। यदि आंख का लिक्विड सूख जाता है ना, आंख का द्रव बिल्कुल सूख जाता है, तो इस रोग को कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है बेटे। तो आंख का लिक्विड यदि बिल्कुल सूख जाता है और बार बार डॉक्टर कहता है एक दवाई डालने के लिए, जिसे आप कहते हो आई ड्रॉप, और आई ड्रॉप जो है वो क्या करती है, हमारी आंख को थोड़ा नमी बनाए रखती है, गीला रखती है, जिसे आप आर्टिफिशियल टीयर भी कह सकते हो, कृत्रिम आंसू। ठीक है, तो वो जीरोफ्थैल्मिया रोग में दिया जाता है। इसमें हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है कि जो इन्फेक्शन होता है ना आंख का, संक्रमण, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता घटना। इसका मतलब होता है कि जो आंख में होने वाले इन्फेक्शन हैं, उन इन्फेक्शन के खिलाफ जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, जिसे आप कहते हो प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो आंख में होने वाले रोगों को रोकने की जो क्षमता है, उनसे लड़ने की जो क्षमता है, वो भी विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए हमने लिखा है संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता घटना। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें हम कहते हैं शिशु, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, नवजात शिशु, तो शिशुओं की वृद्धि में कमी भी हो जाती है विटामिन ए की वजह से या उसकी कमी की वजह से। तो शिशुओं की वृद्धि में कमी, ये भी बेटे विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है बेटे। और इसके अलावा जो है, आपकी जो स्किन ड्राई हो जाती है ना, त्वचा का शुष्क होना, आपकी स्किन कभी कभी ड्राई हो जाती है, वो भी विटामिन ए की कमी की कारण ही होती है। तो मैंने लिख दिया है त्वचा का शुष्क होना, स्किन का ड्राई होना। तो ये रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया पर पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछेंगे कि विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, तो इनमें से कुछ नाम आप याद रखोगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे विटामिन बी वन की।
यहां लिखता हूं मैं विटामिन B1। विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है विटामिन B1 और इसका नाम होता है बेटे थायमीन। आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम थायमीन होता है, थायमीन। ठीक है। थायमीन के अलावा इसे आप एन्यूरीना भी कह सकते हो, एन्यूरीना। तो थायमीन कह दो या एन्यूरीना कह दो, एक ही बात है। अब इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है। एक तो बेटे आपको ध्यान रखना है कि जो चावल की छीलन होती है ना, चावल की छीलन, तो चावल की छीलन में विटामिन B1 बहुत मात्रा में उपस्थित होता है। और बेटे खमीर में, खमीर तो पता है आपको, ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कह दो या खमीर कह दो, एक तरह का फंगस है। खमीर के अलावा आपको जो गेहूं के छिलके हैं, गेहूं के छिलके जिसे आप चोकर कह सकते हो, चोकर, उसमें विटामिन B1 बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और अंडे में भी होता है बेटे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं, पर आप मुख्य रूप से इन स्रोत को ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1 की कमी से। इसकी कमी से एक रोग होता है बेटे बेरी बेरी, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी के अलावा भी भूख नहीं लगती, पेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं भूख न लगना, कोमा पेशियों का कमजोर हो जाना, या पेशियां कमजोर हो जाना। तो इस तरह के रोग हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी से। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेरी बेरी कैसा रोग है, क्या इसके सिम्टम्स हैं। बेटे बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि शरीर पर जो है लगभग रेड कलर के मोटे मोटे चकत्ते हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति धूप में ज्यादा रहता है तो उसकी स्किन पे पपड़ियां जम जाती हैं, पपड़ियां रेड कलर की। स्किन उसकी इतनी ज्यादा बर्न हो जाती है कि रेड कलर की पपड़ियां उसकी बॉडी पे जम जाएंगी। ठीक है। और उसकी त्वचा मोटी होने लगेगी। ये रोग होता है। शरीर पर पहले चकत्ते हल्के हल्के भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो है ये निशान जो है मोटे मोटे हो जाते हैं, त्वचा मोटी हो जाती है। और ये जो लिख रखा है ना भूख न लगना, ये बेरी बेरी का भी लक्षण है। भूख कम लगती है, बहुत जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती है। और पेशियां कमजोर हो जाना, ये भी बेरी बेरी का भी लक्षण है। बेरी बेरी में आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। अब हम मूव करते हैं विटामिन B2 पर। अब हम मूव करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को आप कह सकते हो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। और बेटे इसके स्रोत लिखेंगे कि विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। एक तो आप ध्यान रखोगे कि जैसे विटामिन B1 चावल की छीलन से प्राप्त होता है, तो ये भी चावल की छीलन से ही हमें प्राप्त होता है, चावल की छीलन से। ठीक है। एक तो चावल की छीलन से हमें मिलेगा, और वो खमीर से मिला था या यीस्ट से मिला था, तो ये भी खमीर से भी मिलता है आपको। खमीर या यीस्ट जो होता है उससे भी विटामिन B2 मिलता है। दूध से भी मिलता है, अंडे से भी मिलता है, पनीर से भी मिलता है। इन सब से विटामिन B2 मिलता है। और बेटे एक चीज ध्यान रखना, हरी सब्जियां जो होती है ना उनसे भी मिलता है विटामिन B2। अब हम बात करेंगे कि विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं।
एक तो होता है किलोसिस। किलोसिस का आपने नाम सुना होगा, पता है ना आपको किलोसिस क्या होता है? किलोसिस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। किलोसिस के अलावा जो है एक प्रॉब्लम और आती है विटामिन बी2 की कमी से। जीभ पर दाने होना, जीभ पर दाने होना। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि इसका तो मुंह आ गया है, मुंह आना। ठीक है, आप जाते हो कभी कभी डॉक्टर के पास और कहते हो डॉक्टर साहब मेरा मुंह आ रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपका मुंह कहाँ गया हुआ था जो आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम जो है विटामिन बी2 की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि आपको स्रोत तो ये है, ठीक है। और कीलोसिस आपको पता होना चाहिए, कीलोसिस कहते हैं होंठ फटने को। जब हमारे होंठ फट जाते हैं ना, और मुंह के कोने यानी कि होंठ के जो किनारे हैं वे भी फट जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं कीलोसिस। और जीभ पर दाने होना, ये क्या है? ये तो एक तरह का ऐसा ही है जैसे मुंह आता है ना, मुंह कि मुंह आ रहा है। ठीक है, ये कमी होती है विटामिन बी2 के कारण। विटामिन बी2 की यदि कमी होगी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करेंगे विटामिन बी3 की। मैंने आपको बता दिया है किलोसिस का मतलब क्या होता है। किलोसिस का मतलब है होंठ का फटना, मुंह के कोनों का फटना। बेटे ये जो है ना विटामिन बी3, इसे आप कह सकते हो नियासिन। इसका नाम होता है नियासिन। और ये हमें प्राप्त होता है एक तो यीस्ट से। यीस्ट का मतलब खमीर होता है, ध्यान रखना। कहीं मैं खमीर लिख रहा हूं हिंदी में और यीस्ट नाम है इसका इंग्लिश में। और यकृत, यकृत से भी हमें मिलता है विटामिन बी3। और चावल से मिलता है, चावल। और जौ से मिलता है, जौ। पता है ना सबको जौ? तो जौ से भी मिलता है हमें विटामिन बी3 या नियासिन। और मक्का से मिलता है, मक्का, जिसे कुछ लोग मकई भी कहते हैं, मकई। तो ये है विटामिन बी3 के स्रोत। और विटामिन बी3 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा भी लगभग बेरी बेरी जैसा रोग है। इसमें भी पूरी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे चकते हो जाते हैं, स्किन जल जाती है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बहुत ज्यादा बॉडी में। ठीक है, पेलाग्रा रोग होता है। और पेलाग्रा के अलावा जो है पाचन तंत्र खराब हो जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है, खराब हो जाता है पाचन तंत्र। भोजन का पचना जो होता है उसे ही तो कहते हैं पाचन। तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसके अलावा जो है तंत्रिका तंत्र भी, जो नर्वस सिस्टम जिसे आप कहते हो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। यानी कि नर्वस सिस्टम भी हमारा क्या हो जाता है, सही काम नहीं करता है। और पेलाग्रा रोग मैंने आपको बता दिया, इसमें भी क्या होता है, बॉडी के ऊपर लाल रंग के चकते पड़ जाते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, शरीर में कमजोरी आती है, थकावट होती है, और पूरी बॉडी में पेन होता है। इस रोग को कहते हैं पेलाग्रा। विटामिन बी3 की कमी से होता है। अब आते हैं विटामिन बी6 पर। विटामिन बी6, विटामिन बी6, इसका नाम होता है बेटे पीरिडॉक्सिन। पीरिडॉक्सिन। कभी कभी एग्जाम में नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन बी6 का नाम बताओ क्या होता है। देखो ये हमें प्राप्त होता है एक तो यीस्ट से। कहाँ से मिलेगा? यीस्ट से हमें प्राप्त होता है विटामिन बी6। और चावल से प्राप्त होता है, चावल। और मक्का से प्राप्त होता है, मक्का, मकई। गेहूं से प्राप्त होता है। ये सब इसके स्रोत हैं। और अंडे से भी प्राप्त होता है, अंडा, मांस, मछली, इन सब से प्राप्त होता है विटामिन बी6।
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे दूध है, दूध, और हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां जो होती है ना, इनसे भी हमें मिलता है विटामिन B6। अब बात करेंगे कि विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं मनुष्य में। एक तो विटामिन B6 की कमी से होता है अरक्तता। अरक्तता समझते हो? अरक्तता तो जिसे कुछ बच्चे रक्तअल्पता भी कहते हैं, खून की कमी, एनीमिया, एनीमिया भी तो कहते हैं इसे। तो आप अरक्तता कह दो या रक्त अल्पता कह दो, खून की कमी। ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आती है विटामिन B6 की कमी से, मरोड़ पड़ना। मरोड़, मरोड़ पड़ना, इसका मतलब पता क्या होता है? मरोड़ पड़ने का मतलब होता है पूरी बॉडी में ऐंठन आना। ऐंठन, हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से ऐंठ जाता है पूरा। ठीक है। वैसे तो कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो बहुत ऐंठते हैं, वो ऐंठना अलग चीज है। जब आप विटामिन B6 की कमी किसी मनुष्य में या किसी व्यक्ति में देखोगे ना, तो उसकी बॉडी में ही ऐंठन आ जाएगी पूरी। ठीक है। उसकी बॉडी एक बैलेंस में नहीं रहेगी, ऐंठ जाएगा उसका शरीर और बहुत पेन होगा, खून की कमी होगी। तो ये विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B12 की। ये विटामिन बी कई तरह का होता है, इसलिए इसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें से उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नाम होता है बेटे साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन, और ये हमें मिलता है मांस से, मछली से। ठीक है बेटे। अंडे से, अंडे से भी मिलेगा, दूध से भी मिलेगा, और दही से भी मिलेगा। आदि लिखते हैं, आदि, बस बहुत हो गए। तो ये सब जो है मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, इन सब से मिलता है विटामिन B12। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से प्राणशी अरक्तता, यानी कि खून की कमी होती है बहुत ज्यादा। खून की कमी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है खून की कमी। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि ये हम कुछ बुक्स में इसका नाम प्रणासी लिख रखा है, प्रणासी। चलो मैं वैसे ही लिख दूं जैसे NCERT में लिख रखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। प्रणासी, प्रणासी अरक्तता या प्रणासी, चलो दूसरा नाम भी लिख देता हूं। इसका एक और नाम लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, प्रणासी रक्ताल्पता। ये रक्ताल्पता रक्त अल्पता का ही रूप है, खून की कमी। ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें हमारी RBC जो होती है ना, रेड ब्लड कार्पेसल्स, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। RBC में HB, हीमोग्लोबिन की कमी। मतलब ये भी रक्त अल्पता है, ये भी रक्त अल्पता है, पर ये ज्यादा खतरनाक है। जो विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखना है। अब हम अगले की बात करेंगे। अगला विटामिन है बेटे फोलिक एसिड। फोलिक अम्ल को आप फोलिक अम्ल के नाम से ही याद करोगे, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कम चांस होते हैं। ये भी एक विटामिन है। ये हमें प्राप्त होता है यीस्ट से। यीस्ट माने क्या होता है? खमीर। ठीक है। यकृत से। कल हम यीस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम।
गुर्दे, यकृत से मिलेगा, गुर्दे से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मांस से मिलेगा। इन सब से क्या मिलता है? फोलिक एसिड। केले से भी मिलता है फोलिक एसिड, केला। और बेटे नींबू से भी मिलता है फोलिक एसिड, और हरी सब्जियों से भी मिलता है फोलिक एसिड। हरी सब्जियां आदि, इन सब से बेटे हमें फोलिक एसिड मिलता है। अब देखेंगे कि फोलिक एसिड की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। फोलिक एसिड की कमी से बेटे खून की कमी होती है, तो आप लिख सकते हो रक्तता या रक्ताल्पता। ठीक है, रक्ताल्पता, या तो रक्त अल्पता लिख दो या रक्ताल्पता लिख दो, मिला के एक ही बात है। तो ये है फोलिक एसिड। फिर फोलिक एसिड के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन एच। अब हम बात करेंगे विटामिन एच की। ठीक है, विटामिन एच को बेटे बायोटीन कहते हैं, ध्यान से समझना है इसके बारे में। ये आपके काम का हो सकता है, वैसे तो सारे ही विटामिन आपके काम के हैं, पर थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं कि विटामिन बी नहीं घेर रखी सारी जगह। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, B5 तो मैंने लिखा ही नहीं है। विटामिन बी के और भी रूप होते हैं। इनमें से ज्यादातर जो रोग हैं वे स्किन से संबंधित हैं, त्वचा से संबंधित हैं, या खून की कमी से संबंधित हैं। ठीक है, अब आए हैं हम फोलिक एसिड। मैंने आपको बता दिया विटामिन एच या बायोटीन थोड़ा काम का है, ध्यान से समझेंगे। ये एक तो हमें मिलता है यीस्ट से। यीस्ट माने खमीर ही है, ध्यान रखना है। यीस्ट माने क्या होता है? खमीर। एक यकृत से मिलता है, और एक बेटे गुर्दे से मिलता है। गुर्दे, यकृत और गुर्दे खाने पड़ेंगे। दूध से मिलता है, दूध, और हरी सब्जियां। तो हम तो दूध और हरी सब्जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूध और हरी सब्जी इनका सेवन हम कर सकते हैं। गेहूं से भी मिलता है, गेहूं से। गेहूं तो आप यूज करते ही हो रोटी बनाने के लिए। और मूंगफली से भी मिलता है। तो मूंगफली तो इजीली अवेलेबल होती है सर्दियों के मौसम में। इन सब से आपको मिलेगा विटामिन एच। अब सवाल आता है जी, विटामिन एच से यदि ये इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो कौन सा रोग होता है? ठीक है, देखो सबसे खतरनाक रोग बाल झड़ना। बाल झड़ना, यदि बाल झड़ते हैं तो विटामिन एच की कमी हो सकती है, बायोटीन की कमी हो सकती है। इसके लिए विटामिन एच अर्थात बायोटीन की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, उनका सेवन आप कर सकते हो, पर डॉक्टर की सलाह से आप सेवन करोगे। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन एच की कमी है, यानी बायोटीन की कमी है, और डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन एच अर्थात बायोटीन की टैबलेट्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है चर्म रोग भी हो सकते हैं। चर्म माने चमड़ा, स्किन। स्किन के रोग हो सकते हैं, बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं जो बायोटीन की कमी की वजह से होते हैं। और बेटे एक प्रॉब्लम और होती है जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं लकवा। लकवा तो पता है आपको, पैरालाइसिस। तो लकवा जो रोग होता है ना, लकवा मारना यानी पैरालाइसिस होना, शरीर के किसी अंग का कार्य करना बंद कर देना, इसे ही तो कहते हैं लकवा। कभी कभी तो पूरा शरीर, मतलब आधा शरीर, या तो लेफ्ट वाला हिस्सा या तो राइट वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसे ही तो कहते हैं लकवा मारना या पैरालाइसिस होना। तो ये भी विटामिन एच की कमी अर्थात बायोटीन की कमी से होता है। इसलिए हमें इन विटामिन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये विटामिन हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे विटामिन
विटामिन सी की बात करते हैं। चलो विटामिन सी, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक, क्या नाम होता है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हो आप। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे बेटे। विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फलों से, और खट्टे फल भी कैसे? जो सिट्रेसी फैमिली के मेंबर हों। बायोलॉजी वालों को पता है सिट्रेसी फैमिली होती है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, इस तरह के जो होते हैं फल, रसदार फल, वे सब सिट्रेसी फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है बेटे। तो खट्टे फल में जैसे आप लिख सकते हो, संतरा लिख देते हैं। चलो जैसे संतरा हो गया, संतरा के अलावा मौसमी हो गया, बहुत सारे होते हैं सिट्रेसी फैमिली के मेंबर। और हम लिख देते हैं नींबू। तो ये जो है खट्टे फल, इन सभी खट्टे फलों से हमें मिलता है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अलावा बेटे आपने पत्ता गोभी तो देखा होगा, पत्ता गोभी जिसे आप कैबेज कहते हो, इसमें भी बेटे विटामिन सी होता है, आपको ध्यान रखना है। पत्ता गोभी में भी क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, इधर लिखते हैं। चलो इसे वहां जगह फिर कम बचेगी, पत्ता गोभी को लिखते हैं इधर, पत्ता गोभी, इसमें भी विटामिन सी होता है। ठीक है। और इसके अलावा टमाटर में भी खट्टा होता है ना, टमाटर भी। और हरी सब्जी, हरी सब्जियां जो भी हैं उनमें भी क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी है, जो सबसे खतरनाक रोग है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब मैं स्कर्वी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, वैसे आपने नाम सुना होगा। स्कर्वी में क्या होता है कि सबसे मेन चीज है कि हमारे जो मसूड़े हैं ना, मसूड़े, मसूड़े फूल जाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होगी उसके मसूड़े क्या हो जाएंगे? उसके मसूड़े फूलने लगेंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मसूड़ों से बेटे खून चलने लगेगा, खून चलना, मसूड़ों से खून भी चलेगा। जैसे ब्रश करेंगे तो ब्रश करते समय खून निकलेगा मसूड़ों से। तो समझो कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, आपको संतरे मौसमी खाने की जरूरत है। ठीक है बेटे। और जब विटामिन सी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, मसूड़े बहुत फूल जाते हैं, तो क्या होता है कि दांत जो है वो भी गिरने लग जाते हैं। तो दांत गिरना, अब यदि बचपन में आपके दांत गिरे हैं तो ये मत समझना कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी थी, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके दांत जीवन में 2 बार आते हैं। बचपन में जब हम टीनेज में पहुंचते हैं तो उस समय एक बार दांत गिरते हैं। ठीक है, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत, कहते हैं ना दूध के दांत। तो मनुष्य होता है, शुद्ध हिंदी में यदि मैं बोल लूंगा, द्विबार दंती, यानी 2 बार उसका जो है दांतों के बनने की प्रक्रिया होती है, 2 बार। तो दूध के दांत यदि किसी बच्चे के टूट रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर विटामिन सी की कमी है। यदि बच्चा टीनेज से ऊपर पहुंच गया है, फॉर एग्जाम्पल वो 18 19 के बाद 20 या 20 से ज्यादा एज में वो पहुंच गया है और उसके बाद भी उसके दांत गिर रहे हैं, तो समझ जाओ विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी की कमी है इसका मतलब उसे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? स्कर्वी उसे हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम और होती है स्कर्वी में। इसमें बेटे जो हमारी हड्डियां हैं ना, हड्डी, एक वचन ही लिख रहा हूं, हड्डियां जो है भंगुर हो जाती है। अब भंगुर तो समझते हो आप, भंगुर माने ब्रिटल, मतलब ऐसा जो मुड़ता ना हो पर चटक जाता हो। ठीक है, जैसे मेरी चौक है ना, ये चौक मुड़ने की नहीं है, यदि आप इसे मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगी।
तो हड्डियों में लचक बिल्कुल खत्म हो जाती है और वे टूटने को तैयार हो जाती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए विटामिन सी की कमी से है। और विटामिन सी की कमी से स्किन के भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसलिए विटामिन सी हमें मेंटेन रखना चाहिए अपनी बॉडी में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे इसके बाद विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं बेटे। इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। तो आप इसे कैल्सीफेरोल कह सकते हो। कभी कभी पेपर में नाम भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी का नाम बताओ क्या होता है। और इसकी खासियत यह है कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप में बैठने से हमारी बॉडी में या स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। धूप तो समझते हो, सूर्य की रोशनी, प्रकाश। ठीक है। और कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल का मतलब समझते हो आप? मछली के यकृत का तेल। कॉड लीवर ऑयल से भी विटामिन डी हमें मिलता है। और बेटे दूध से भी हमें विटामिन डी मिलता है। ये मुख्य स्रोत हैं विटामिन डी के। इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं। बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है बेटे रिकेट्स। रिकेट्स होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स को आप सूखा रोग भी कह सकते हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सूखा रोग या रिकेट्स का मतलब क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं इसके? इसके लक्षण है बेटे, हमारी जो हड्डियां हैं ना वे सब खोखरी हो जाती हैं। खोखली मतलब क्या कहना चाहिए, कमजोर हो जाती हैं बहुत ज्यादा। हड्डियां खोखली हो जाना, कमजोर हो जाना, उनकी लचक बिल्कुल खत्म हो जाना। और जरा सी भी चोट यदि आपको लगेगी ना, थोड़ी सी भी चोट, तो उस थोड़ी सी चोट में भी आपकी हड्डी टूट जाएगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, कैल्सीफेरोल की कमी है। आपको जो है थोड़ा धूप में भी निकलना चाहिए। ठीक है। तेज धूप में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी विटामिन डी ना मिल पाए और आपके सिर पे तेज धूप लगे और आप बेहोश होके गिर जाएं, तो इतना भी ध्यान रखना है। सुबह सुबह की जो धूप है, सुबह की धूप और शाम की धूप, उससे भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। दोपहर की तेज धूप से भरपूर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता है, वो खतरनाक होती है, हमारे लिए ध्यान रखना है। तो रिकेट्स का मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का खोखला हो जाना, हड्डियों का थोड़ा सा चोट लगने पर ही टूट जाना, इसे कहते हैं सूखा रोग या रिकेट्स। ये है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। अब आए हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई पर हम आए हैं बेटे। विटामिन ई की बात करेंगे। चलो, विटामिन ई का नाम होता है बेटे टोकाफेरोल। क्या नाम होता है? टोकाफेरोल। यदि टोकाफेरोल की हम बात करें, ये कहां से हमें प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या हैं? इसका एक स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल, जिसे कहते हैं जर्म ऑयल। क्या कहते हैं? जर्म ऑयल। बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, उनके ऊपर लिखा होता है, मल्टीविटामिन कैप्सूल आते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है जर्म ऑयल। तो वो क्या होता है? विटामिन ई मिलता है हमें गेहूं के अंकुर के तेल से। जब गेहूं अंकुरित होता है तो अंकुरित हुए गेहूं की पौष्टिकता बढ़ जाती है, उसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसका जो ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, उसमें विटामिन ई होता है। और बेटे एक चीज और बताता हूं आपको बहुत बढ़िया, जो बिनोले होते हैं ना, हम अपने पशुओं को देते हैं बिनोले। ठीक है, आपको पता है ना बिनोले, कपास। बिनोले का तेल, बिनोले के तेल से भी क्या होता है? विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और आपने कभी सूरजमुखी का नाम सुना है? फूल का नाम सूरजमुखी का, सूर्यमुखी भी आप उसे कह सकते हो, सूर्यमुखी।
तो सूर्यमुखी का तेल, इससे भी हमें प्राप्त होता है विटामिन ई। और इसके अलावा आपको अंडे से भी प्राप्त होता है, अंडे से भी विटामिन ई हमें प्राप्त हो जाता है। बात करेंगे कि विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, एक तो मुख्य रोग जो है वो है बंध्यता। बंध्यता रोग हो जाता है, और जो हमारी मांसपेशियां हैं ना, मसल, पेशियों में कमजोरी आ जाती है, पेशियों में कमजोरी, पेशियों में कमजोरी भी आ जाती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि बंध्यता का क्या मतलब है। ठीक है, एक तो होती है फर्टिलिटी, एक होती है स्टेरिलिटी। तो बंध्यता का मतलब है कि जो माता पिता ऐसे होते हैं जिनके संतान नहीं हो पाती है, तो ऐसे माता पिता में से या तो माता और या तो पिता वो प्रजनन के योग्य नहीं होता है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसकी घट जाती है। और संतान उत्पन्न करने की क्षमता का घट जाना ही बंध्यता कहलाता है। समझ में आई ना बात? संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जिसे आप कहते हो प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव पावर, ठीक है, या रिप्रोडक्शन पावर, वो क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे कहते हैं बंध्यता। और ये विटामिन ई की कमी से भी हो सकता है। भाई, बंध्यता के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उन बहुत सारे कारणों में से एक मुख्य कारण विटामिन ई की कमी भी है। ठीक है, तो डॉक्टर्स को इस बारे में पता होता है कि कोई भी कपल है, कोई भी दंपत्ति है, यदि उनमें से किसी के अंदर बंध्यता है, तो डॉक्टर्स चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की कोई कमी तो नहीं है। ठीक है बेटे, तो अब हम बात करेंगे विटामिन के की। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना पेपर में, विटामिन के। विटामिन के को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन। अब बात करेंगे कि विटामिन के के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो है बेटे पालक। पालक तो आपको पता है, पालक का साग हम खाते हैं ना, पालक पनीर की सब्जी भी खाते हैं। एक होता है बेटे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में भी विटामिन के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और गाजर में भी विटामिन के होता है बेटे। बस एक चीज का ध्यान रखो कि जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, उन सब में विटामिन के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है बेटे, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। और विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी से होता है बेटे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रक्त का थक्का न जमना। मतलब यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी है, तो चोट लगने के बाद जो रक्त हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो रक्त रुकता नहीं है, मतलब उसका थक्का नहीं जम पाता है। थक्का तो समझते हो, क्लॉट। आपको कहीं हल्की सी चोट लगेगी तो वहां आपका रक्त जमना शुरू हो जाएगा, उसकी क्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, थक्का बनना शुरू हो जाएगा। और यदि आप उसे 2-3 दिन बाद देखोगे तो वो थक्का बहुत ब्राउन कलर का हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, जिसे कुछ विशेष स्थानों पर विशेष नाम दिया जाता है कि यहाँ खुरंड जम गया है, खुरंड। तो वो जो थक्का होता है, यदि विटामिन के की कमी है तो चोट लगने के बाद खून जो है वो जमेगा नहीं, उसका थक्का नहीं जमेगा, और विटामिन के की कमी के कारण ये रोग होता है। हालांकि खून का थक्का न जमने का एक दूसरा कारण भी होता है। इसमें जो है, आपने एक रोग पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा हीमोफीलिया। क्या पढ़ा होगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी ऐसा होता है, ये एक आनुवांशिक लक्षण होता है हीमोफीलिया। तो
देखो विटामिन के भी उसी फैक्टर को प्रभावित कर रहा है और हीमोफीलिया भी उसी फैक्टर को प्रभावित कर रहा है, दोनों एक ही कारक को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो चोट लगने पर उसका खून नहीं रुकेगा, उसका खून रोकना पड़ेगा डॉक्टर्स को जबरदस्ती। चोट लगी तो खून बहता ही चला जाएगा, ब्लीडिंग होगी ही रेगुलरली। और यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है या हीमोफीलिया अनुवांशिक लक्षण उसके अंदर है जो उसकी पीढ़ी से उसे प्राप्त हुआ है, तो उस व्यक्ति को चोट लगने पर भी खून का बहना नहीं रुकेगा। तो हीमोफीलिया का जो मोड ऑफ एक्शन है वो तो अलग है और विटामिन के का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग है, पर दोनों इफेक्ट लगभग एक जैसा ही देते हैं। विटामिन के की कमी से भी खून नहीं रुकता है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और हीमोफीलिया यदि किसी व्यक्ति को है तो हीमोफीलिया के रोगी को भी ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। ठीक है बेटे, तो ये थे हमारे विटामिन। और विटामिन के बारे में कम से कम एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बेटे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि विटामिन का क्या मतलब होता है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। फिर आपको पता चला होगा कि एक पर्टिकुलर विटामिन का स्रोत क्या होता है और उसकी कमी से रोग कौन सा होता है। तो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या तो विटामिन का वर्गीकरण पूछा जाएगा और या फिर किसी एक विटामिन का नाम वे आपको बताएंगे और उसके स्रोत पूछेंगे और उसकी कमी से होने वाले रोग पूछेंगे। इस तरह के दो क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं, आपको पक्का करके जाना है ये टॉपिक। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।